नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम निब्रास अहमद है, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, और अगर अधिवक्ता की बात करें तो एक ऐसा पेशा जो वकालत के रूप में जाना जाता है, वकालत के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसी पैरवी जो सत्य की है और असत्य के बीच की लड़ाई का एक महीन सा ताना बाना है। किस पक्ष में खड़ा होता है कौन सा अधिवक्ता, ये उसका भाग्य है या उसकी डेस्टिनी, ये अलग बात है। पर आज निब्रास जी बतौर अधिवक्ता किस पक्ष पे खड़े हैं, पूरा जीवन उनका किस पक्ष पे खड़ा रहा, सत्य की तरफ असत्य की तरफ, दोनों लड़ाइयाँ कोर्टों के चैम्बर में और तमाम तरह के गलियारों में अक्सर देखी सुनी गई हैं। बात करते हैं निब्रास जी से। नमस्कार निब्रास जी। जी आदाब, शुक्रिया। आप अधिवक्ता हैं पेशे से। जी जी। कितना समय आपका हो गया इस पेशे में? मुझे कम से कम 20-22 वर्ष इस प्रोफेशन में हो गया। 22 मुझे साल। लगातार एज एन प्रैक्टिसिंग लॉयर। 22 साल से। जी जी। दोस्तों, 22 साल में एक बच्चा जवान हो जाया करता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इनकी वकालत जवान तो हो ही गई है। ये बहुत सीरियस विषय है हमारे, तो बहुत कभी कभार हल्का फुल्का इसको ट्विस्ट इसलिए दे दिया जाता है कि चीज़ें ज़्यादा गंभीर ना हो जाए। बात वकालत की है तो वकालत में दो तरह के पक्ष होते हैं, एक सत्य और एक असत्य। सभी को पता रहता है अमूमन, और बहुत सेंसिटिव बीट है। क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता स्टार्ट करी थी तो कोर्ट की बीट मुझे दी गई थी, तो मैं समझ पाता हूँ कि कितनी सेंसिटिव बीट है ये। जी। आपको क्या लगता है कि जो सत्य और असत्य है, जब कभी दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं तो पता लग जाता है कौन सत्य है कौन असत्य है, या उसमें डिफाइन करना पड़ता है, टाइम लगता है, उसमें रिसर्च है? देखिए, जहाँ तक सत्य और असत्य का सवाल है, अब हम शुरुआत करते हैं अपने देश की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो हमारे देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, देश को एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए चार जो पिलर्स हैं हमारे देश में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हुआ हमारा एक विधायिका, उसके बाद में कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है हमारा जो मीडिया का, जो लोगों में सर्कुलेट करता है। जहाँ पर चीज़ें आती हैं, जो संसद के अंदर, जो संसद देश की एक सर्वोच्च संस्था है जहाँ पर के कानूनों का निर्माण होता है। स्टेट लेवल पर उनकी असेंबलियों के अंदर कानूनों का निर्माण होता है। और उसके बाद में जो दूसरा अभिन्न अंग आता है वो है हमारा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, संसद में कानूनों का निर्माण हुआ, कार्यपालिका ने उसको एग्जीक्यूट किया, और उसका तीसरा महत्वपूर्ण अंग है कि अगर इन दोनों से कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन हो रहा है तो लोग फिर न्यायपालिका की तरफ रुख करते हैं और जाते हैं, और अपने न्याय को प्राप्ति करने के लिए वो न्याय को प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैटर चाहे सिविल्स हो, मैट्रिमोनियल्स हो, क्रिमिनल्स हो। क्रिमिनल्स के अंदर तकरीबन बात ये देखी जाती है कि जिस तरीके का एक पक्ष है तो सरकार उसको रिप्रेजेंट करती है। समझ लीजिए कोई विक्टिम है, छोटा बच्चा है, पीड़ित है, या महिला है, पुरुष हैं, या कोई भी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, उसको सरकार रिप्रेजेंट करती है, और उनको मुफ्त जो है सरकार की तरफ से जो वकील साहब हैं वो उनको दिलवाए जाते हैं। तो सरकार उनकी पैरवी करने के लिए होगी। दूसरा पक्ष ये आया कि अगर उनको ऐसी कोई व्यवस्था बनती है, सिविल में जाना है या क्रिमिनल्स के अंदर ही जाना है, और जहाँ पर सरकार उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो अपनी तरफ से वकील साहिबान करेंगे, वकील उनके पक्ष को रखेगा और अदालत में उनकी पैरवी करेगा। ये तो लोक अदालत का जिक्र कर रहे हैं या नहीं? ये लोक अदालत नहीं, ये जनरल प्रशंसन है, जो जनरल एक तरीका है। अच्छा, वो जाए, कोई भी आया उसको मिलता है। जी। और उसका सवाल ये है कि सबसे पहले जो उस कंसर्न जिले का जो ज्यूरिडिक्शन है वो जिले के अंदर जाएगा। सिविल जज का मैटर है तो सिविल जज साहब को जाएगा, और उसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो वहाँ पर उसका ज्यूरिडिक्शन बनेगा डिस्ट्रिक्ट जज साहब को जाएगा। और उसी तरीके से अगर स्टेट रिलेटेड कोई मैटर है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है तो वो वहाँ पर जाएंगी अपने माननीय उच्च न्यायालय, जो कंसर्न माननीय उच्च न्यायालय होगा। और उसके बाद में अगर वहाँ से कोई एग्रीव्ड ऑर्डर है जिसकी हमें अपील करनी पड़ सकती है, तो उसके अगर हम आदेश से सहमत नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया है कि जो लोग हमारे देश के अडॉप्ट करते हैं। उसमें मान लो किसी के पास वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके पास पैसा नहीं है जी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसको? जी जी जी, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बहुत ही अपना बेहतर क्वेश्चन आपने उठाया, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। सवाल ये है कि जिस समय देश की आज़ादी के बाद से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और
1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में 1949 के अंदर हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और एप्लीकेबल जो हुआ वो हुआ हमारा 1950 के अंदर 26 जनवरी 1950 के। और हम संपूर्ण एक राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो गए और हमारा अपना एक संविधान हो गया, उसी के मुताबिक सारी चीज़ें हुई। देश के हालातों को देखते हुए तुरंत ये व्यवस्था की गई, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग, महिलाएं, बच्चे, वर्कमैन, दंगा फसाद से पीड़ित जो भी कोई लोग हैं, उनको मुफ्त कानूनी सहायता जिला लेवल से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक और सर्वोच्च न्यायालय तक किस तरीके से प्राप्त हो। तो उसके लिए आर्टिकल 39A में व्यवस्था की गई कि इस तरीके के कोई भी जो क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या अंडर ट्रायल के जो अपने कैदी हैं जो वकील साहब नहीं कर सकते, उनको मुफ्त कानूनी सहायता और सेवा लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और आर्टिकल 39A के अंदर ये व्यवस्था पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दी गई, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये व्यवस्था की गई। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 बना दिया गया। उसके तहत दो चीज़ें दी जा रही हैं कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए और अवेयरनेस करने के साथ साथ में लोक अदालतों का आयोजन किया जाए ताकि आसानी से न्याय की उपलब्धि हो सकती हो। तो इसमें अगर कोई भी ऐसा कोई एग्रीड पार्टी है, एग्रीड पर्सन है जो लोगों को न्याय जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास में पैसा भी नहीं है और अदालत में अपने खर्चे को वहन नहीं कर सकते, तो माननीय न्यायालय, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पूरे जिला लेवल पर, सब डिविजनल लेवल पर, माननीय उच्च न्यायालय तक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इस तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता सेवा की व्यवस्था की गई है। एक सिंपल एप्लीकेशन एग्रीड पर्सन को देनी होगी। माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कंसर्न चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी और उस पर वो उनको वकील मुहैया कराएंगे। लेडी लॉयर्स की ज़रूरत हो तो लेडी लॉयर्स भी उनको मुहैया कराई जाएंगे और साथ ही उनका जो केस की जो पैरवी होगी स्टेट एक्सपेंसेस पर, वो ज़िला लेवल से लेकर के और अपने माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ये प्रोवाइड की जाएगा। दोस्तों, अभी निवराज जी ने हमें लीगल सर्विस अथॉरिटी के सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष जब कभी आमने सामने खड़ा होता है तो दलीलें, अपीलें ये सब चलती हैं, और ये दलीलें और अपीलें जब समाज में बैठे हैं तो उस प्रक्रिया को भी हम अडॉप्ट करते हैं। और जब इससे ऊपर कोई और बड़ा जो दायरा है इस परमपिता परमेश्वर के इस स्वरूप का, जिसमें हम बैठते हैं या जहाँ कहीं भी हम उस प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई इससे ऊपर भी कोई सत्ता है, ऐसे भी कोई अदालत है जहाँ पर न्याय होते हैं। बात करते हैं उस विषय पर। आप विश्वास करते हैं कि क्योंकि आप अदालतों के बीच में लंबे समय से हैं और न्याय और प्रक्रिया का बहुत लंबा दौर आपका रहा है, जी, इसके अलावा भी कोई अदालत लगती है? इसके अलावा जहाँ तक देखिए, आपका बिल्कुल बहुत ही जायज़ सवाल है। और चूँकि हमारे यहाँ पर जो मुल्क है, उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया मैं बताऊँगा आपको। उसकी प्रक्रिया है कि देखिए, जो हमारा मुल्क है, इट इज़ टोटली डिफरेंट अमॉन्ग्स्ट द अदर कंट्रीज़। अगर कहीं हम दूसरे मुल्कों में चले जाएं, यूरोप में, तो वहाँ पे तकरीबन क्या हो रहा है कि वहाँ पे जैसे बर्फ़ पड़ रही तो बर्फ़ ही पड़ रही है, बारिश हो रही तो बारिश ही हो रही है। कई दफ़े ऐसा है कि 6 महीने का जीवन है, कहीं पर कुछ और है, सूरज 6 महीने तक कहीं पे दिखाई नहीं देता। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली के हम भारत देश में रहते हैं, जहाँ पर कि आपको सभी ऋतु में देखने के लिए मिलती हैं। वसंत ऋतु आपको मिलती है, वर्षा ऋतु आपको देखने में, ग्रीष्म ऋतु मिलती है, सर्दी मिलती है। तो ये सारी ये बड़ी हमारी खुशनसीबी है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कहावत है कि भाई कोस पर, कदम कदम पर पानी बदले और कोस कोस पे वानी, उसी तरीके से ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि प्रकृति के मुताबिक। तो हमारे यहाँ पर जो स्पिरिचुअल्स लोग हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले हैं। इतने धर्मों को मानने वाले पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर आपको हिंदुज़म के मानने वाले हैं, ईसाईयत को मानने वाले हैं, सिख धर्म को मानने वाले हैं, मुस्लिम्स को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर मानने वाले हैं, तमाम लोग हैं जो देश को मतलब मानने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबकी जो आस्था है, आस्था हर एक की उस व्यक्ति को उसके धर्म और मजहब और उसके ऊपर वाले मानने के हिसाब से जुड़ी हुई है। पहले ये कोशिश करता है कि भाई वो न्यायालय में जाए और उसको न्याय की प्राप्ति हो। अगर वहाँ से सपोज उसे न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है,
तभी वो जा करके मंदिरों में अरदास लगाएगा, मस्जिदों में जाएगा और अपने परम पिता को मानने वाले हैं बड़ी उनके अदालत पास बड़ी अदालत में वो वहां पर जरूर जाएगा। क्या बात। और उसका ये विश्वास है कि जरूर उसे न्याय की प्राप्ति होगी। क्यों? कि वो एक आस्था में रखने वाला व्यक्ति है और जाहिर सी बात है कि जो जज के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर परमात्मा का वास होता है। क्या बात है। उसके अंदर परमात्मा का वास होता है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी जजेस कहीं पर भी किसी भी प्रकार के साथ में किसी के साथ भी कोई दुर्भावना पूर्वक किसी भी तरीके का कोई आदेश करते हैं, क्योंकि अदालत अपने साक्ष्यों के आधार पर, फिजिकल के आधार पर, लोगों से बातचीत करने के आधार पर और सारे जजमेंट उनके अकॉर्डिंगली सामने आते ही चले जाते हैं। डे बाई डे, प्रेजेंस बाई प्रेजेंस, वो सारे सामने नजर आते चले जाते हैं। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 99.9% फैसले अदालतों के तकरीबन सही हैं। दोस्तों एक तजुर्बा साझा कर देता हूँ। जब मैं और निवराज जी बहुत समय पहले, तकरीबन आज 15-20 साल, 15 से ज़्यादा साल हो गए, 17 जी साल, जी 17-18 साल पुरानी बात रहे। मैं जब मेरा कैरियर स्टार्ट किया था एज ए असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन अफसर, तब निवराज जी से हमारी मुलाकात हुई। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अदालत में इन्होंने मेरी पैरवी तो करी एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, एज ए शुभचिंतक। और मैं ऐसा मानता हूँ उस परमपिता परमेश्वर की अदालत में अपने वाले वकील से भी दलील देकर और अपना पक्ष रखा कि भाई इसके घर में सुख शांति आए। तो मैं उसके लिए हमेशा इनका शुक्रगुजार रहता हूँ कि इन्होंने अपने अल्लाह से, अपने मौला से, अपने उस परवरदिगार का रूप है, उनसे बोला कि भाई मुकेश भाई के घर में खुशियाँ आएँ किसी तरीके से और उसमें मैं भी कहीं शामिल हो सकूँ। ऐसी दुआ करी और वो दुआ लगी भी और वो दुआ मिली भी। तो ऐसा मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि धर्म, मज़हब, वाणी, भाषा, बोली, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। वहाँ उस परमपिता परमेश्वर के यहाँ कुछ नहीं है। सांस आप भी लेते हैं, सांस हम भी लेते हैं, पानी आप भी यूज़ करते हैं, पानी हम भी यूज़ करते हैं। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये सारे लब के सबके कॉमन है। और कोरोना ने ये मैसेज हमें दे ही दिया कि भाई इससे ऊपर भी कोई सत्ता है। युवराज जी, प्रकृति को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या है प्रकृति और आपकी मैथोलॉजी में क्या बोला जाता है? जी जी, देखिए किसी भी मज़हब के अंदर कहीं पर भी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें किसी के साथ में गलत व्यवहार करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी के साथ में हेरा फेरी करनी है, या कोई छोटा है या कोई बड़ा है, क्योंकि ईश्वर या खुदा की निगाह में सब बराबर हैं, सबके हकदार हैं। और इस्लामिक मज़हब के मुताबिक ये है कि वहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मज़हब सारे अच्छे हैं, वो तो इत्र के समान है। वहाँ सारे मज़हब जितने भी हैं वो सारे इत्र के समान है। हमें तो उसमें खुशबू किस तरीके से हम ले सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम खुशबू किस तरीके से लें हम उसे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सी चॉइस की खुशबू है, क्योंकि ये इत्र के समान है, सारे मज़हब इत्र के समान है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम कहाँ से उस खुशबू को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें कोशिशें ये होनी चाहिए कि जो मज़हब है वो कहीं पर भी वो नहीं दिखाता। इस्लाम के मुताबिक आया है कि एक ही सफ़ में सब खड़े हो गए अहलो अयाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए अहलो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मुकेश साहब ने ये बात बताई कि अपने इसी लीगल फील्ड के मुताबिक खुदा के रहमो करम से और आप सबके आशीर्वाद से 2 दफ़ा माननीय राज्यपाल जी ने डिस्ट्रिक्ट एंड जज साहब की रिकमेंडेशन मुझे 2 बार राज्यपाल का सम्मान दिया है, और आप सबके आशीर्वाद से, बड़ों की दुआओं से और छोटों के प्यार से ये सारी चीज़ें मिली हैं। उसने बड़ी इज्जत के साथ में नवाजा है। लेकिन जब आप कोशिशें करते हो, लोगों के आप सुख सुविधा दिलाने की कोशिश करते हो, चाहे आपके पास में कुछ भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास में कम है तो आप कम में से भी देने की कोशिश करते हो। अगर आपके पास में 1 गिलास पानी और उसे मिल बांट करके पीने की कोशिश करते हो तो खुदा इस बात से खुश होता है, भगवान जी इस बात से खुश होते हैं कि भाई ये बंदा और मेरी बनाई हुई मखलूकात के लिए क्या करना चाह रहा है। जिसको मैंने बनाया, जिस क्रिएचर्स को मैंने बनाया, जिस प्रकृति को मैंने बनाया, उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है। तो ये कोशिशें हर व्यक्ति को करनी चाहिए और अपने हाथ से, अपनी जानिब से उस व्यक्ति को, चाहे किसी भी शक्ल में मदद हो, चाहे बोल करके, चल करके, हाथ मिला करके, हाथ उठा करके, किसी को आर्थिक सहायता पहुंचा करके, किसी को मानसिक सहायता पहुंचा करके, हर व्यक्ति को ये कोशिश होनी चाहिए कि खुदा की बनाई हुई मखलूकात के लिए कुछ ना कुछ वो करता रहे। तो किसी शायर ने कहा है कि कोई हंसकर रहा, कोई रोकर रहा, कोई हंसकर रहा, कोई रोकर रहा, जिंदगी उसी ने जी जो औरों का होकर रहा। क्या बात, बहुत है दोस्तों। शायराना अंदाज चूँकि ज़बान पे हमेशा ही रहा है और उस क्षेत्र से और उस मज़हब से ताल्लुकात रखते हैं, तो नेचुरल वो स्वभाव में भी होना चाहिए। कितनी बढ़िया और कितनी सारगर्भित इनकी वाणी है कि भाई आदमी वही है जो किसी के काम आ सके, प्रकृति का मान कर सके, संसाधनों को समझ सके
और जो न्यायपालिका है, जो न्याय प्रक्रिया है, उसका मान सम्मान कर सके, धर्मों का, विषयों का मान सम्मान कर सके। निवृत्त जी, कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक अधूरी रहेगी और पूरी ना हुई हो, जिस पर काम करना भी बाकी हो? जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो कंसर्न हमारे स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, उस राज्य से संबंधित वहीं कहीं पर भी ऐसा कोई भी विचारधारा नज़र आती है, क्योंकि मैं नेशनल इसमें ह्यूमन राइट्स के साथ में एज ए नेशनल लीगल सेक्रेटरी हूँ ह्यूमन राइट्स मिशन में, और तकरीबन हमारी ये कोशिशें होती हैं कि जहाँ पर मानव अधिकारों का कहीं पे कोई हनन हो रहा है, किसी को सताया जा रहा है, कुछ और चीज़ें उनके साथ में की जा रही हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि माननीय जो मानव अधिकार आयोग है वह सुमोटो संज्ञान ले उस पर। माननीय उच्च न्यायालय, जो कंसर्न उच्च न्यायालय हैं, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ में, महिला के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार हो रहा है, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, माननीय अदालत को ये लगता है, माननीय उच्च न्यायालय को ये लगता है कि इस तरीके से समाज के अंदर विघटनकारी स्थिति पैदा हो सकती है या समाज में डिफ्रेंशिएट का कोई असर हो सकता है, तो माननीय उच्च न्यायालय को तुरंत प्रभाव से सुओ मोटो एक्शन उसमें लेना चाहिए और अपना संज्ञान लेकर के एक रिट पिटीशन के माध्यम से तुरंत राज्य सरकारों को नोटिस करे, ताकि आम जनता को ये महसूस हो कि न्यायपालिका के माध्यम से हम एक सुरक्षित हाथों में हैं और हमें न्यायपालिका हमें हर किस्म से, हर परेशानी से ज़रूर बचाएगी। और उसी तरीके से देश के अंदर में कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था आती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर संज्ञान ले और सुमोटो एक्शन लेकर के, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे कोई केंद्र सरकारें हों, अगर कहीं पर भी लगता है कि ये पब्लिक के खिलाफ है ये मामला, इस तरीके से उसमें संज्ञान लेकर के अपने न्याय की ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई न्याय की प्रक्रिया यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है और लोगों को महसूस किया जाना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। तो इस पर आप अपनी क्या भूमिका सुनिश्चित करना चाहेंगे? देखिए, सुनिश्चित मैं करना चाहूँगा, अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो आई एम एज एन पैनल एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारे पास में कहीं पर कोई भी व्यक्ति आता है, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि उसको अच्छे से बात की जाए, उसके संबल को ऊंचा बनाया जाए, उसके विश्वास को कायम रखा जाए कि आप हमारे पास में आए हैं, आप न्यायपालिका के अंदर आए हैं, आपने न्यायपालिका के मंदिर के अंदर कदम रखा है तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपके साथ में जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई वारदातें हुई हैं, कोई चीज़ें आपको किसी ने सताया है, तो आप ये महसूस ना करें कि आपके साथ में कोई नहीं है। हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, हमेशा साथ में खड़े हुए हैं, न्यायपालिका आपके साथ में खड़ी हुई है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेशन हो रहा है तो आप ये कभी महसूस ना करें कि आप अकेले खड़े हुए हैं, न्यायपालिका आपके साथ में, न्याय ज़रूर मिलेगा आपको और बिना कोई पैसा खर्चा वो करे हुए मिलेगा। ये लीगल सर्विस अथॉरिटी की, ये हमारी न्याय सबके लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल दैट हैज़ बीन इशूड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल बाय द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। घर परिवार के बारे में कुछ बताएं हमें, कहाँ से परवरिश हुई, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं? जी, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से हूँ, मम्मी हैं, पापा हैं, बच्चे हैं और सभी ग्रेजुएशन यहीं? जी, पुश्तैनी यहीं फरीदाबाद से, यहीं से ब्रॉटअप रहा? जी जी, यहीं से ब्रॉटअप रहा है मेरा। और अल्टीमेटली ग्रेजुएशन मैंने नेहरू कॉलेज से की है, लॉ एनआरसी कॉलेज खुर्जा बुलंदशहर से की है। और उसके बाद वकालत में आने की कोई खास वजह? हाँ, वकालत में आने की, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, दैट बहुत खुशी हुई है क्वेश्चन से और मैं हमेशा लोगों से भी बताता हूँ। हाँ, और दूसरा ये है कि तकरीबन जैसे मेरा जाना होता है जो लॉ कॉलेजेस हैं, तकरीबन जैसे यहाँ फरीदाबाद में लॉ कॉलेजेस हैं और भी हैं, तो इस सूरत हाल में जैसे मैंने महसूस किया जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने काफ़ी जो देश विदेशों पूरी दुनिया के अंदर जो अच्छे खासे लोग हैं, जो अच्छी खासी शख्सियत हैं, नेल्सन मंडेला हैं, जॉन एफ कैनेडी हैं और अपने जो हैं अपने रिफॉर्मर्स हैं, अपने महात्मा गांधी जी हैं, तो ये और मोतीलाल नेहरू जी, ये सब लॉयर्स थे और इनके पास में डिग्रियां थी लॉ की और इन्होंने अपने आप को इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया तो और इस तरीके से पूरे ख्याति प्राप्त इन्होंने करी, वकालत को भी काम को अंजाम दिया और दूसरी बात इन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों की भी सेवा की और देश की भी सेवा की। और उस सेवा से चल करके एस बंगारप्पा हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, मैं उनसे भी बड़ा इंस्पायर हुआ। उन्होंने क्या काम किया शुरू में, वहाँ पर
एकदम बिल्कुल जब वो अदालत में चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने वकालत स्टार्ट करी, तो वहाँ लोगों की मुफ्त कानूनी सहायता उन्होंने देनी शुरू कर दी, किसी से कोई पैसा ना लिया उन्होंने। इस कदर उनको ख्याति प्राप्त हुई, इस तरीके से उनका नाम हुआ, इस तरीके से उनको वर्चस्व हुआ, इस तरीके से लोगों की दुआएं लगीं। खासतौर पर लोगों की दुआएं जो काम करती हैं आपके लिए, लोगों की दुआएं लगीं। दुआएं लगने के बाद में ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो इस डिग्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रूप छुपे हुए हैं कि आप इस डिग्री के मतलब मल्टीपल इसके अंदर रूप हैं कि जो आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो उन सारे जो नेल्सन मंडेला हैं, जॉन एफ कैनेडी हैं, अब्राहम लिंकन हैं, महात्मा गांधी जी हैं, उनसे मैंने इंस्पायरेशन लेकर के मेरे मन के अंदर ये तमन्ना जागी कि मैं LLB मुझे करनी चाहिए, ताकि मैं लोगों की सेवा भी कर सकूँ, आजीविका का साधन भी हो सकता है उससे, और अपने देश सेवा से जुड़ करके पार्लियामेंट में भी पहुंच करके मैं अपने लोगों की किस तरीके से सेवा कर सकूं, दैट वाइज माय एम। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का किसी भी पेशे में आने की कोई ना कोई घटनाक्रम रहती है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी रहती है। जैसा कि नवराज जी ने बताया, जो आदमी का जो इंसानी जो जीवन है उसमें इनलाइटमेंट एक विषय आ जाता है जी। और हमारा इलाइटमेंट पर्सनैलिटी जो कि इंटरव्यू द राइट पीपल के नाम से हम जो चला रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पैरवी है जो आप करना पसंद करेंगे जिसमें कुदरत इन्वॉल्व हो? देखिए, आप क्योंकि देखो कभी भी खुदा की तरफ से बात है, किसी भी काम को कभी आप छोटा ना समझें, छोटे से काम को ही आप बड़ा समझें हमेशा। अभी नेशनल लोक अदालत एज ए मैं यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एज ए मीडिएटर कॉन्सिलेट हूँ यहाँ पर फरीदाबाद के लिए, सबसे पहले मीडिएटर्स हैं। तो हमारा तकरीबन कोशिशें ये होती है कि दोनों पक्षों बुला करके जजेस साहिबान हमारे पास में मैटर्स को रेफ़र करते हैं और हम दोनों पक्षों को बुला करके उनसे सीटिंग अरेंजमेंट करा करके दोनों पक्षों को अच्छे से सुन करके किसी न किसी एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं और किसी न किसी सेटलमेंट पे पहुँचते हैं और किसी न किसी हम उसको फैसले पे कराते हैं। तो हम उनके सबसे पहले ज़रूरी ये होता है उनकी मनोभावना को पहचाने कि वो चाहते क्या है। और इस पोजीशन के अंदर जिस तरीके के लोक अदालत के अंदर मामला है, उसी तरीके से मेडिसिन सेंटर के अंदर भी मामला है। दोनों पक्षों को बुलवा करके उनको ये बताया जाता है कि भाई आपके लिए क्या फ़ायदा क्या है। आप अदालतों के चक्कर लगाने से बचेंगे, आपका पैसा बचेगा, आपका फिजूल खर्ची बचेगी, जो आपकी एनर्जी बचेगी। जो एनर्जी आप यहाँ अदालतों के अंदर आप लगा रहे हैं, उस चीज़ को आप अपने बच्चों के परवरिश के लिए लगाइए, अपने परिवार के वेलफेयर के लिए लगाइए। तो जो लिटिगेशंस का जो एंड है वो हमेशा के लिए हो जाता है और विन विन पोजीशन दोनों पक्षों की होती है। अदालतों के ऊपर जो लंबित मुकदमे हैं उनकी बोझ की भी प्रक्रिया वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं जो भी जिस काम के लिए जाता हूँ उसमें ईश्वर से हाथ जोड़ करके, खुदा से लॉ लगा करके मेरी कोशिश ये होती है कि हर मुकदमे को मैं दिल से काम करूं, हर केस को दिल से लगाऊं, मेडिशन के अंदर जाऊं दिल से जाऊं, लोक अदालतों में फैसले कराएं दिल से कराएं, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि कोई उनकी पैरवी करने के लिए खुदा ने ऊपर से बना करके भेजा है। दोस्तों, मैं तो समझता हूँ कि ये शब्द कहने के बाद तो फिर सागर में गागर वाली स्थिति है। सब कुछ ही कह दिया निवराज जी ने। कोई ऐसे शब्द, ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई जन संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे इस ग्रुप के लिए कुछ कहना चाहें तो? जी, इस ग्रुप के लिए मेरी दो चीज़ें हैं कि जिस तरीके से हमारी भौगोलिक अवस्था है देश की, और सभी जिससे पहले मैंने बताया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारा मुल्क, और वो सारी चीज़ें होती हैं हमारे बड़ों के आशीर्वाद से। तो संस्कृत में एक श्लोक है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बुजुर्गों का सेवा सम्मान करते हैं उनके आशीर्वाद से चार चीज़ें आपको अतिरिक्त रूप से बढ़ जाया करती हैं, जिसमें आयु, विद्या, यश, बल और तप। सुंदर, तो बहुत सुंदर। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने माँ बापों का सम्मान करें। उनके कदमों के अंदर जन्नत है, और हमारे हिंदू भाइयों में कहते हैं उनके पैरों के नीचे हमारा जो स्वर्ग है। तो इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करें। संस्कार जब होंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो आपका राज्य आगे बढ़ेगा, जब राज्य आगे बढ़ेगा तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा, हर फील्ड के अंदर तरक्की करेगा। और ख़ास तौर पे गर्ल्स चाइल्ड को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते चले जाएं। इकबाल साहब ने इस बात पे लिखा है कि हम बात को कहते हुए चले जाएं, अच्छी बात करें, अच्छी बातें करें, सामग्री की तरह उसको फैलाएं। जिस तरह के हवन में करने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसके फ्यूम्स साइंटिफिक तरीके से भी चीज़ों को अच्छा करती हैं और उसी तरीके दिमाग को भी अच्छा करती हैं। तो अच्छी बातें हमेशा पूरे विश्व के अंदर फैल जाया करती हैं। तो उसमें लिखा गया है, इकबाल साहब ने लिखा है, अल्लामा इकबाल साहब ने, कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। क्या बात। आपकी नज़र में राइट पीपल कौन है? मेरे हिसाब से जो खुद के प्रति ईमानदार हो वो खुदा के प्रति भी ईमानदार है, वो मेरी नज़र में राइट पीपल है।
दोस्तों मैं समझता हूँ सब कुछ ही तो कह दिया। जो खुद के प्रति और खुदा के प्रति ईमानदार है वही सही आदमी है। क्या आप वाकई में सही आदमी हैं? अपनी खुद की जहनियत, खुद की रूहानियत के ऊपर एक बार नज़र मार के देखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप एसेट हैं, अदरवाइज आप लायबिलिटी हैं। नमस्कार।